एक साइंस से एक किताब चल रही है। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 है। 9 में पहला चैप्टर था रसायन शास्त्र का और ये दूसरा चैप्टर है। उसके अलावे दोस्त, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है परफेक्ट एडुशाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन। नौकरी नहीं होने के कारण आपके ज़िंदगी में तो वैवाहिक बंधन बंधा नहीं, चलिए शायद रासायनिक बंधन बांधते बांधते वैवाहिक बंधन भी बंध जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भी आप लोग नहीं सुधर रहे हैं, चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, जबकि बहुत सारा कमेंट आता था कि सर साइंस समझ में नहीं आता, साइंस पढ़ाइए, लेकिन फिर भी आप लोग साइंस पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रही जो पढ़ा रहा हूँ मैं, या और भी क्या प्रॉब्लम है, या आपके पास समय का अभाव है। क्योंकि एक किताब जब टेलीग्राम ग्रुप में चलेगी दोस्त, तो उस टाइम मैं नहीं सुनने वाला। उस टाइम मैं कम से कम 3-3 पेज होमवर्क दूंगा, ताकि ये इतनी मोटी किताब है तो जब तक 2-3 पेज आप डेली नहीं करेंगे ये ख़त्म ही नहीं होगा। लगभग इसमें 282 पेज का किताब है, तो अगर 3 मंथ में इसको ख़त्म करना है पूरा बुक को, तो कम से कम तो हमको 3 पेज या 4 पेज होमवर्क देना ही होगा। तो बेहतर होगा कि आप अभी इसको मेरे साथ एक बार कर लें और फिर आप उस टाइम पढ़ के उसका क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपके लिए किताब बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। रासायनिक बंधन में और परमाणु संरचना में सबसे पहले हम परमाणु संरचना के कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद रासायनिक बंधन बनाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रासायनिक बंधन बनाने के लिए परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद तो चलिए सबसे पहले आते हैं ये रासायनिक संयोजन के नियम पर, कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। तो देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। लेवाइशियर एवं प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए। 2 वैज्ञानिक थे, लेवाइशियर एवं प्राउस्ट। तो इन्होंने ने बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए। वो 2 नियम था, पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था अस्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था दोस्त? तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। जैसे आप ऊर्जा का नियम पढ़े होंगे, उसी तरह से ऊर्जा को भी ना ही सृजित की जाती है ना विनाश की जाती है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को सृजन किया जाता है और ना ही विनाश। दूसरा था अस्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या था कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसमें बताया गया था कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। इस नियम को क्या बोले थे? अस्थिर अनुपात का नियम। और इसको कौन सा वैज्ञानिक खोजे थे दोस्त? तो इसको खोजे थे लेवाइशियर एवं प्राउस्ट। आगे देखते हैं, डाल्टन साहब ने भी एक सिद्धांत दिया था ये परमाणु सहयोग के नियम पर। जो ये परमाणु रासायनिक संयोजन करते हैं उनके नियम पर डाल्टन साहब ने भी एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत देखते हैं क्या है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। इस सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और अस्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या था कि लेवाइशियर एवं प्राउस्ट का जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और स्थिर अनुपात का नियम था, उसका क्या किया? युक्ति संगत व्याख्या किया बस से। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने परमाणु का डिफिनेशन दिया कि सभी जो परमाणु हैं वो सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। डाल्टन के इस सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। डाल्टन के जो सिद्धांत है उसको इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। देखिए क्या है, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं।
दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म विभिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। मतलब जब कोई भी यौगिक बनेगा तो उसमें जो परमाणु की संख्या होगी और उसका प्रकार होगा वो क्या होगा, वो निश्चित होगा। अब कुछ प्राचीन महर्षियों ने भी कुछ कुछ सिद्धांत दिए थे, उसको देखना है। भारतीय दार्शनिकों महर्षि कणाद, पकुधा कचायन एवं ग्रीक दार्शनिक, ये दोनों महर्षि कणाद और पकुधा कचायन भारतीय दार्शनिक थे। आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ग्रीक की पकुधा कचायन थे, वो किस देश के दार्शनिक हैं। अब ग्रीक दार्शनिक कुछ देख लेते हैं। ये थे डेमोक्रिटियस तथा लियोसिसियस ने स्वतंत्र रूप से ये दार्शनिक विचार प्रकट किए थे कि सभी द्रव्य अविभाज्य कणों से बने होते हैं। भारत में इन कणों को परमाणु तथा ग्रीक में एटम नाम दिया गया है। ये जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने ये बोला कि भारत में इन कणों को क्या बोलते हैं, तो इन कणों को भारत में परमाणु तथा ग्रीक में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यद्यपि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है, फिर भी रासायनिक संयोजन के नियम की सफल व्याख्या कर इस सिद्धांत ने परमाणु के अस्तित्व को वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया है। देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो पूर्णतः तो सत्य नहीं माना गया, परंतु इसी सिद्धांत जो परमाणु का इस सिद्धांत था वो क्या किया कि वो परमाणु को वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध कर दिया। अब चलिए परमाणु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। सभी द्रव्य के रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। परमाणु का डिफिनेशन क्या है कि सभी जो द्रव है उसके रचनात्मक इकाई होते हैं परमाणु। और परमाणु क्या है, बहुत छोटा होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अलग तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अधिकांश तत्वों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते, ये अणु या आयन बनाते हैं। जो अधिकांश तत्व है उसके परमाणु क्या होते हैं, वो स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। अणु या आयन का अधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, और जब यही अणु या आयन अधिक संख्या में हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं। अब अणु का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। देखिए, अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है लेकिन परमाणु नहीं रह सकता स्वतंत्र रूप में। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े होते हैं। तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जो किसी तत्व के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। अनेक तत्वों में अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से निर्मित होते हैं। कभी कभी क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणु से अणु बनते हैं, लेकिन कभी कभी अणु अकेला परमाणु भी मिलकर बना जाता है, जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि। अधिकांश तत्वों में दो या दो से अधिक परमाणु अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो बनता है उसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। क्लोरीन में भी यही है, क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को दोस्त कि हम सिर्फ अणु परमाणु किए जा रहे हैं और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए क्या है कि चीज़ों को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप बस ये दिमाग में डाल लेते हैं कि साइंस बहुत हार्ड है, बहुत बोरिंग है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसको और अच्छे से बता पाता। चूँकि मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे मोबाइल में
किताब का PDF है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है मैं वही बता पा रहा हूँ। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो इसको मैप में और अच्छे से बताया जा सकता था। मैप बोले तो जैसे अणु परमाणु का एक सिंबल, एक फिगर बनाकर उसको और अच्छे से समझाया जा सकता था। यौगिक के अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र आप लोग जानते होंगे, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए, अणु मिलकर, 2-3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। परमाणु मिलकर क्या बनाया दोस्त? 2 या 2 से अधिक, या अकेला परमाणु भी क्या बनाया? अणु। अणु मिल गया 2-3 तो क्या बनाया? यौगिक। अब आयन देखते हैं कि आयन क्या होता है। जब रासायनिक बंधन बनता है दोस्त, तो उसमें आयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आयन ही एक ऐसा जरूरत है जो रासायनिक बंधन को बांध देता है। जैसे हम कोई भी दोस्ती या कोई भी रिश्ता बनता है तो उसमें बोले तो एक ज़रूरत होती है उस रिश्ते को बनने की। मतलब बिना ज़रूरत के कोई रिश्ता या कोई दोस्ती हो ही नहीं सकता। उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उसी तरह से जब रासायनिक बंधन बनता है तो आयन ही ऐसा कारण है दोस्त जिससे रासायनिक बंधन बनता है। सब कोई अपना स्थिर होता है, जैसे पर्सनल लाइफ में भी कुछ रिश्ता, कुछ दोस्ती बनाकर आदमी स्थिर हो जाता है, उसी तरह से ये आयन का आदान प्रदान करके जो जो अणु है या जो परमाणु है वो स्थिर हो जाते हैं, और उससे उनका बंधन अस्थाई हो जाता है और वो खुद भी अस्थाई हो जाते हैं। तो इसीलिए आयन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है रासायनिक बंधन में। तो देखते हैं आयन क्या होता है। आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन। जब आयन पर धनावेश होता है तो उसे धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए K+, मतलब K पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं। K का सिंबल आप लोग जानते होंगे, K से पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सिंबल है K, और पोटेशियम एक प्लस पॉजिटिव आयन रखता है। जब आयन पर ऋणावेश होते हैं तो उसे ऋणायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सल्फेट, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फेट बनाते हैं, और इस पे 2 निगेटिव चार्ज, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, सल्फेट में 2 निगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे मापने की इकाई यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसे शॉर्टकट में AMU भी बोलते हैं या U भी बोलते हैं, बस यूनिट डायरेक्ट इसके लिए यूज होता है। चलिए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो देखते हैं हम कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। नीचे परमाणु द्रव्यमान का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान का डिफिनेशन। कार्बन 12 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के, जो कार्बन 12 है उसके परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 को एक U मान लिया गया है। कार्बन 12 के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के साथ तुलना करके प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, जो कार्बन 12 के परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान है, उसको 1/12 जब हम करेंगे तो उसको क्या मान लिया जाता है? उसको 1 यूनिट मान लिया जाता है। आप इस तरह से ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कार्बन 12 है, इसको हम 1/12 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आएगा, तो इसको क्या मान लिया गया? 1 यूनिट मान लिया गया। ये आप याद करने में ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो जो कार्बन 12 का परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान है उसको 12 निर्दिष्ट किया जाता है, और अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। तो एक AMU बराबर क्या होता है दोस्त? जो एक AMU जो यूनिट है उसके बराबर क्या होता है? 1.66054 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक AMU बराबर। अब चलिए AMU क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान नापने का एक यूनिट हो गया।
यहाँ कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो ये तो रटने वाला चीज़ है, आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे आपको याद नहीं होगा। तो आप इसको रटिए। इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक काम नहीं करता है दोस्त, कभी कभी ये ट्रिक फ्लॉप हो जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको याद ही कर ले अच्छे से। तो चलिए अब आणविक द्रव्यमान देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जिससे वो बना होता है उसके सारे परमाणुओं का योग होता है। अतः यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जो परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोल संकल्पना देखते हैं हम लोग। मोल संकल्पना क्या है? मोल कॉन्सेप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल का डिफिनेशन है कि उसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। उसी को क्या बोलते हैं? कार्बन 12 के समस्थानिकों के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की जितनी संख्या बोलती है उसी कण को क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना होती है दोस्त? तो वो होता है 6.023 गुने 10⁻23। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। अवगाद्रो संख्या इसी को बोलते हैं। अतः एक मोल बराबर, डायरेक्ट इसी डिफिनेशन से इसका हो जाएगा, एक मोल बराबर कितना होगा? अगर घटक कण में पूछे तो एक मोल बराबर, या संख्या में पूछे तो कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? जो उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान दोनों के क्या होता है? बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे किसी तत्व के परमाणु है, उसके एक मोल के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं दोस्त? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। और एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर कितना घटक कण होता है? तो हम आपको बताए थे कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब चलिए अपारमाणविक कण देखते हैं दोस्त। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कण है। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सिद्ध हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है और अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए 19वीं शताब्दी से पहले तक क्या लगता था, जो डाल्टन का सिद्धांत ये सब थे, उन सब में उन वैज्ञानिकों ने मूल रूप से बोला था कि परमाणु सबसे छोटा कण है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सिद्ध हो गया था कि परमाणु क्या है? विभाज्य है और यह अन्य छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जैसे ये विभाज्य हुआ परमाणु, तो इसके कौन कौन से कण हैं वो हम आगे के देखेंगे, आगे के अध्याय में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, चलिए इलेक्ट्रॉन इसी के परमाणु के कण हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नालिका प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने की। CTR प्रयोग में यह स्पष्ट हो गया कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। CTR प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था दोस्त कि कुछ कण क्या है जो ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। तो इन्हीं कणों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब जैसे जो कण धनावेशित की ओर जा रहे हैं दोस्त, तो वो ऑटोमेटिक ऋणावेशित होंगे, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में ही होता है कि जो चीज़ आप
उसी मतलब किसी के पास तभी जाते हो, किसी के पास तभी जाते हो जब आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके वो चीज़ उसके पास है, तभी आप किसी के पास जाओगे। वरना जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके लिए आप किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे। तो यहाँ भी सेम जो हमारे ज़िंदगी का जो रूल है वही रूल फॉलो किया गया है कि चूंकि वो कण निगेटिव थे और कैथोड जो होता है वो मूल रूप से निगेटिव ही होता है, तो उससे जो कुछ कण निकले वो सीधे एनोड की ओर चले गए। तो एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज लिए होता है एनोड। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब चलिए, तो इस कण को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन और एक कण कहाँ जाने लगे, एनोड की ओर। इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम। और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। तो एक केजी में है, इसको ग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी को ग्राम में बदलने के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि क्या करना है। केजी को जब ग्राम में बदलना है तो इसको इतना भी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम और इसको 9.1 इंटू 10⁻−31 kg करके भी याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। ये प्रोटॉन भी क्या है, ये परमाणु के ही कण है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाव दिया कि परमाणु वैद्युत उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश वाला एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। चूंकि ये जब पता था कि परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लिए हुए था या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक था, तो गोल्डस्टीन ने यह सुझाव दिया था कि जब एक कण इसमें वो ऋणात्मक है तो एक ऐसा कण जरूर होगा जो धनात्मक होगा। तो यहीं से प्रोटॉन की खोज चालू हुई। तो इसीलिए आप लोग का एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज कभी कभी दे देगा गोल्डस्टीन, कभी दे देगा रदरफोर्ड, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन होगा रियली में। तो इसका मूल रूप से दोस्त बोला जाए तो ये जो शुरू किया था, शुरू में जो सुझाव दिया था वो गोल्डस्टीन ने दिया था, लेकिन इसका जो खोज का मूल श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। चलिए, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम आवेश होता है, लेकिन जो ये आवेश होता है ये क्या होता है दोस्त, ये धनात्मक आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव होता है। इस पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो निगेटिव होता है। अब बस ये चीज़ याद रखिएगा। अब न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा की। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक। मैं बोल रहा हूँ चूँकि मैं इनका नाम वही पढ़ा हूँ तो बस मैं ठीक करते जाता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पहले से ही याद है ऑलरेडी। 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर वो किया था न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्त, जैसे पॉजिटिव निगेटिव तो मिल गए, पॉजिटिव मिल गया प्रोटॉन, निगेटिव मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ऑलरेडी क्या होगा, ये उदासीन ही होगा क्योंकि परमाणु वो दोनों तो बैलेंस हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहता तो इसमें कोई और एक कण रहता और उसके खोजने की संभावना होती। बट अब परमाणु में 3 कण मिल गया और ये विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसमें 1.67 होता था प्रोटॉन में, इसका लगभग होता है 1.65। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मूल कण दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, परम आवेश दिया हुआ है कि आवेश कितना होता है, और सापेक्ष आवेश दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और लगभग द्रव्यमान AMU में दिया हुआ है।
यू में दिया हुआ है। तो चलिए इसको याद करवा देंगे, हम आपको अभी वीडियो में याद करवा देते हैं कि आपको कैसे याद करना है, और हम आपको ये जो कॉलम है उसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे याद करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो एक लाइन खाली इसका याद करेंगे, ए वाला। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल चिन्ह क्या होता है, ई। प्रोटॉन का क्या होता है, पी। न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्त। इलेक्ट्रॉन जैसे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो उसका शुरू का जो लेटर है वही है, प्रोटॉन के शुरू का जो लेटर है वही, न्यूट्रॉन में जो शुरू का लेटर है वही है। तो सिंबल चिन्ह तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। और आवेश, आवेश में क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है खाली एक का आवेश याद कर लेना है। तो इसका जो निगेटिव है इसी का पॉजिटिव है, और चूंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसीलिए उदासीन होता है, तो इसीलिए इसका आवेश क्या होता है, जीरो होता है। और ये प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। तो हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद ही हो गया होगा इतना देर में कि 1.6022 इंटू 10⁻90 कूलम। तो बस उसी को पॉजिटिव में कर देंगे तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये ऋण आवेशित कण है तो इसका सापेक्ष आवेश -1 हो गया, और प्रोटॉन धन आवेशित कण है तो इसका सापेक्ष आवेश क्या हो गया, +1। और ये न्यूट्रॉन तो निगेटिव है ही तो इसका 0 हो जाएगा। अब द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान में ये आप इतना आसान करने के लिए इसको ये चीज़ कर सकते हैं कि इसका बस शुरू का 3 डिजिट आप याद रखें। 3 डिजिट से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे, लेकिन अगर आप 3 डिजिट याद रखिएगा तो यहाँ जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वहाँ 1.6749 है। तो 9 को हम हटा दे तो यहाँ 5 लाना पड़ेगा। तो आप न्यूट्रॉन का इतना भी याद रख सकते हैं कि 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। और जब हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्त, +10⁻+3 से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। तो गुना कराएंगे प्लस, तो गुना में क्या होता है, पावर। गुना में क्या होता है दोस्त, पावर जुटता है। तो 27 में +3 जुटेगा तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ भी -24 हो जाएगा, और यहाँ 3 घटेगा तो -28 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अब चलिए परमाणु संरचना देखते हैं। परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में किस तरह से व्यवस्थित है, इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत की। जब 19वीं शताब्दी के अंत से पहले तक तो दोस्त यही, अभी जो वैज्ञानिक थे वो यही धारणा दे रहे थे कि परमाणु सबसे छोटा कण है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ तो ये पहले जितनी भी अवधारणा थी कि परमाणु सबसे छोटा कण है उसको गलत साबित कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये परमाणु का जो व्यवस्था क्रम है या परमाणु का जो संरचना है वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। तो उसी में से कुछ मॉडल बहुत महत्वपूर्ण थे और उससे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो उनसे प्रश्न देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या है वो मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहले हम देखेंगे। जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिए थे वो वाला परमाणु मॉडल क्या है। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तारबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा रहता है। थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु में धन आवेश होते हैं वो तारबूज के खाने वाले लाल भाग, जो बीच में, तो आप लोग जानते होंगे कि बीच में बीज होता है, जो किनारे किनारे वाला लाल भाग होता है उसमें बिखरा रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तारबूज के बीज के भांति धसे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, वो जो लाल भाग है उसके बीच में धसे रहते हैं। इसको किसने प्रस्तावित किया, थॉमसन ने। और क्या क्या बताया, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। उन्होंने बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे तारबूज में बीज धसे होते हैं लाल वाले भाग के बीच में, तो वही बोला कि जो तारबूज का मसल्स वाला भाग है वो धनावेशित है और जो उसके बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है।
ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिमाण सामान्य होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होते हैं उसकी संख्या समान होती है, इसीलिए ये परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्त, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे विविध में आप लोग मानते होंगे, लेकिन यहाँ फिजिक्स में भी ये चीज़ दिया हुआ है। पूछा जाता है कि जे थॉम्सन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो इनको किस लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। और कब दिया गया था? 1906 में। पूछेगा किस विषय में दिया गया था, तो भौतिक शास्त्र में। अब चलिए एक और वैज्ञानिक है, इनका परमाणु मॉडल पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या दिया था। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। इन्होंने ने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक सोने का पन्नी लिया और उसमें क्या किया कि तेज गति से चलता हुआ अल्फा कण को इस पन्नी में टकराया, और इस पन्नी में टकराने के बाद रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला। वही निष्कर्ष रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाया। वो निष्कर्ष क्या है हम देखते हैं। इन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को बिना विक्षेपित किए हुए निकल गए, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु में अधिकांश क्षेत्र क्या होता है? रिक्त होता है। केवल कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिनमें से बहुत ही कम पीछे की ओर लौटे, अर्थात एक भारी परमाणु द्रव्यमान के केंद्र में स्थित होते हैं, जिससे बहुत कम अल्फा कण टकरा पाए। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। और जब सीधे निकल गए कुछ कुछ कण, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। और आज तक यह धारणा मान्य है। अपने उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, और इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने क्या किया था, किस आधार पर, कि सोने के पतली परत पर अल्फा कणों से आघात कराया था, उसी प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या है। देखते हैं रदरफोर्ड का क्या दिए थे इन्होंने। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, और इन्होंने ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जितना द्रव्यमान है वो नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है वो कैसे आपस में बंधे रहते हैं, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा नाभिक में बने जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो नाभिक में होते हैं। चलिए अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां हैं या अपवाद हैं, उसको देखते हैं कि वो अपवाद हैं और कैसे वो अपवाद हैं, ये भी बताया गया है इसमें। तो चलिए, मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। देखिए इन्होंने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर करते होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो कण हमेशा चक्कर करते रहेगा तो उससे हमेशा एनर्जी निकल पाएगा और वो अस्थायी नहीं होगा। तो कोई भी आवेशित कण गोलाकार पथ पर त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। देखिए मैं जो चीज़ बताई हूँ वही यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा।
और जो अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को विकृत कर देगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि परमाणु अस्थायी होते हैं। तो ये अपवाद हो गया जो उन्होंने बताया था। यह मॉडल परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्थात नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विद्यमान है तथा उनकी ऊर्जा क्या है के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। इनका ये भी एक अपवाद है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से विद्यमान है और ये नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से प्रक्रिया करता है, ये भी नहीं बता पाए ये मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जब रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत पर आपत्ति उठी तो नील्स बोर वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग नाभिक, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का एक गोला है उसको देख लेते हैं। चलिए पहले नील्स बोर का ही परमाणु सिद्धांत देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गोला देखेंगे। तो बोर्स का परमाणु मॉडल देखते हैं। थोड़ा बड़ा है बोर्स का परमाणु मॉडल। उसके बाद बोर्स बेरी का नियम भी देख लेंगे। चलिए, बोर्स ने निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पूरा कक्षा में नहीं, केवल कुछ ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं विविक्त कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, और जब ये विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। ये कक्षाएं अंग्रेजी के अक्षरों KLMN ... या संख्या 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। जो इन कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उनके सिंबल के लिए KLMN या उनकी संख्या को 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। बोर ने परमाणु मॉडल के परमाणुिक वर्णपट की असंततता की भी सफल व्याख्या की। इसके अनुसार किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जा सकता है। इन्होंने बताया कि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण कर क्या करता है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, जिसे ऊर्जावान अवस्था कहा गया है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऊर्जावान अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करता है, और वो ऊर्जा कितना होता है, वो ऊर्जा होता है जो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर है उतना ही वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखते हैं बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम क्या है वो देख लेते हैं। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² द्वारा दर्शाया गया है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। अब चलिए देखिए, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे कक्षा 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है या कक्षा 2 में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसको क्या दर्शाया गया, उसे 2n² द्वारा दर्शाया गया है। जहां n क्या है, n कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या। मान लीजिए अब आपको पहला कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना है कि पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो n बराबर आप क्या पुट करेंगे दोस्त, n बराबर 1 पुट करेंगे। तो 2 × n बराबर अगर 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो पहला कक्षा में कितना हो जाएगा दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको दूसरा कक्षा में निकालना है इस फार्मूला से कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम, तो n बराबर कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 × 2 अगर पुट करेंगे n² बराबर, मान लीजिए यहाँ n है तो n के जगह पर 2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर पुट करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 × 2 कितना हो गया, 8।
तो n का मान कितना हो जाएगा दूसरा कक्षा के लिए, तो 8। इसी तरह से आपको मान लीजिए चौथा कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n बराबर 4 पुट करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 और इंटू 2 बराबर 32 हो जाएगा चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए दोस्त कैसे आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब देखिए इसका एक शर्त और है, एक शर्त है कि मान लीजिए जो भी सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 8 होगी। ये शर्त रखें, मतलब नील्स बोर का जो नियम है उसमें शर्त रखा गया कि जो भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा है, उसमें 8 से अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहली वाली भीतरी कक्ष पूर्णतः भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। जैसे इन्होंने बताया कि दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब से उससे पहले वाला पूरा कक्षा भर चुका होता है, जिससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था है वो क्रमानुसार होती है। पहले पहला कक्षा फुल होगा, फिर दूसरा कक्षा में जाएगा, जब दूसरा कक्षा फुल हो जाएगा तब तीसरा कक्षा में जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, इसके पार्ट 2 में देखेंगे इसके आगे का। उससे पहले हमने कुछ डाटा छोड़ा था उसको भी देख लेते हैं। इस डाटा में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखते हैं कि नाभिक क्या होता है। नाभिक के बारे में देखते हैं कि नाभिक क्या होता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, आप लोग को और स्पष्ट दिखने लगेगा। प्रत्येक परमाणु में इसके सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अत्यंत घनीभूत एवं सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में किया। रदरफोर्ड जो सोने की पतली परत पर अल्फा कण से आघात कराए थे, उसी प्रयोग में उन्होंने नाभिक की खोज किया था। और नाभिक क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से दोस्त न्यूक्लियन कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन आप नाभिक से भी याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियन। अब परमाणु संख्या क्या होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे किसी भी तत्व है जो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को उसका क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या को उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट डिफिनेशन लिख दिया कि न्यूक्लियन की संख्या। अब न्यूक्लियन क्या होता है दोस्त, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो उसका उस परमाणु का क्या निकल जाएगा, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब चलिए समस्थानिक क्या होता है। अगर आप परमाणु संख्या और परमाणु का द्रव्यमान संख्या समझ गए होंगे तभी आपको समस्थानिक और ये समभारिक और समन्यूट्रॉनिक ये सब समझ में आएगा। तो आप अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको वीडियो को फिर से पीछे करके देखें कि वो क्या था। अब चलिए आपको समस्थानिक बताते हैं। एक ही तत्व के वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हम बोले कि आपको अगर समस्थानिक समझना है तो आपको परमाणु संख्या समझ में आना चाहिए, आपको द्रव्यमान संख्या समझ में आना चाहिए। तो समस्थानिक जैसे नाम से ही पता है कि इसका स्थान क्या है वो समान है। तो स्थान मतलब संख्या, इसका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो परमाणु के रासायनिक गुण है दोस्त वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिकों के व्यवहार समान होते हैं। तो चूंकि इनका परमाणु संख्या समान है इसलिए इन सब का जो बिहेवियर है, इन सब का नेचर है वो क्या है, वो समान है। अब समस्थानिकों का उपयोग भी बहुत है, तो देखते हैं क्या क्या समस्थानिकों का उपयोग है। कुछ समस्थानिकों में विशेष गुण होते हैं जिसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं।
यूरेनियम के एक समस्थानी का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। अब देखिए, जो हम लोग परमाणु भट्ठी है हम लोग के पास, उसके ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम के समस्थानी का उपयोग करते हैं। अब कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग करते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैंसर के उपचार में किसके समस्थानी का प्रयोग करते हैं, परमाणु भट्ठी में किस तत्व के समस्थानी का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कैंसर में कोबाल्ट और परमाणु भट्ठी में यूरेनियम। अब देखिए, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। अब समभारिक देख लेते हैं। अगर आप समस्थानिक समझ गए, आपको समस्थानिक समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपको समभारिक समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समस्थानिक में क्या होता था दोस्त, समस्थानिक में होता था कि परमाणु संख्या बराबर होता था, लेकिन अब समभारिक, सम माने बराबर और भारिक माने भार, माने जो भार में बराबर हो वही समभारिक है। लेकिन क्या, लेकिन ये है दोस्त कि जो संभारिक है उसमें इसमें भार बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या क्या होगा, वो अलग अलग होगा। संभारिक में भार बराबर होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या होगा वो अलग अलग होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, संभारिक के उदाहरण देखते हैं दोस्त। तो संभारिक के उदाहरण है नाइट्रोजन 7 परमाणु द्रव्यमान 14 और कार्बन 6 परमाणु द्रव्यमान 14। अब नीचे वाला क्या करता है, नीचे वाला परमाणु संख्या को दर्शाता है। जो 7 है, जो 6 है, वो क्या दिखा रहा है, परमाणु संख्या। और जो ऊपर वाला है वो क्या दिखा रहा है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान का शर्त यही था दोस्त कि द्रव्यमान संख्या समान होता था। 14 दोनों में समान है। लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 7 होता है और कार्बन के 6 होता है। तो इसीलिए इस तरह से ये संभारिक के उदाहरण। उसी तरह से हम नीचे आते हैं। नीचे दिया हुआ है सोडियम 11 परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 24, और मैग्नीशियम 12 परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 24। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों संभारिक के उदाहरण है। तो चलिए दोस्त, आप संभारिक समझ गए होंगे। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है समन्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए, संभारिक और समस्थानिक में क्या होता था कि इसमें या तो द्रव्यमान संख्या समान होता था या परमाणु संख्या समान होता था और एक अलग होता था। लेकिन समन्यूट्रॉनिक में क्या है कि इसमें परमाणु संख्या भी अलग है और द्रव्यमान संख्या भी अलग है, किंतु इसमें क्या होता है, इसमें जो उस दोनों कण में उपस्थित न्यूट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है, समन्यूट्रॉनिक। सम माने बराबर और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। लेकिन एक शर्त और है, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे करके दे देगा। तो देखिए इसके उदाहरण, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण देखिए। कार्बन 6 परमाणु द्रव्यमान 14। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन की संख्या भी 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन 7 और परमाणु द्रव्यमान 15। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो देखिए दोनों तत्वों में तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है, 8 लेकिन इसमें देखिए इसका द्रव्यमान संख्या और जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों में से कोई बराबर नहीं है। अब इसका द्रव्यमान संख्या क्यों 14 है दोस्त, तो देखिए 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, कितना हुआ 14। और इसका 15 क्यों है दोस्त, इसमें 7 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए 15 हो गया। और जितना प्रोटॉन रहता है उतना तो परमाणु संख्या रहता है, आप जानते ही हैं। अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आपको हम बताए हैं, ऐसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण क्या है, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और ये -1। इसमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। देखिए चूंकि देखिए दोस्त, ये सोडियम में मूलतः कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में
11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ए क्या किया है, ए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया गया है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में मूलतः 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके 2 पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, तो त्याग कर दिया तो घट गया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में मूलतः 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या किया है कि ये एक ठो कर्जा ले लिया है किसी से, तो एक कर्जा लेके अपना संपत्ति बढ़ाया है। तो संपत्ति तो इसके पास 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा लिया तो 10 तो हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या हो गया दोस्त, एक दूसरे का ऋणी हो गया। तो इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास एक निगेटिव चार्ज है। ये क्या शो करता है कि शो करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही कर्जा लिया है किसी से। तो चलिए आप सम इलेक्ट्रॉनिक समझ गए होंगे, और जो बोर-बेरी नियम के बाद का कक्षा, उप कक्षा, ये सब जो कुछ कुछ अभी बचा हुआ है, ये हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे, परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन के अगले पार्ट में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त, और कैसा लगा आपको आज का सेशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, और अगर आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और हमें भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि आपके मेरे काम से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ हमसे जुड़कर अपना तैयारी को और बेहतर बनाए। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और हमारे चैनल को मैक्सिमम शेयर करें दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।